हूथी लड़ाकों पर इजराइल ने अब तक का सबसे भयानक हमला कर दिया है। इजराइल ने जंगी जेट से हमला करके हूथी लड़ाकों के 7 सैन्य अड्डे पूरी तरह से तबाह कर डाले। इजराइल ने धमकी दी है कि अब हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दे दिया है। इजराइल का एक बड़ा प्लान शुरू होने से पहले ही अमेरिका की वजह से फेल हो चुका है। सिलसिलेवार बम धमाके, मिसाइलों की बौछार, बारूदी आग और काला धुआं, ये एक नए युद्ध का दृश्य है। इजराइल ने आर पार का युद्ध शुरू किया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद नंबर हूथी लड़ाकों का आ गया है। ये सना है, यमन की राजधानी, हूथी लड़ाकों का गढ़। इजराइल ने सना को बारूदी शमशान बना दिया। जंगी जेट से बम और मिसाइलों की बौछार से हूथी फाइटर्स की धज्जियां उड़ा दी गई। इजराइल ने हूथी पर अब तक के सबसे भयानक और विध्वंसक हवाई हमले को अंजाम दिया है। 2 ड्रोन बम का बदला 2000 धमाके। बीस जंगी जेट, 65 मिसाइल, बेहिसाब बारूद। इजराइल का हूथी पर सबसे भयानक हमला। अब हूथी चीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा इजराइल। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हूथी लड़ाके बन गए हैं। हूथी लड़ाकों को इजराइल कुचल रहा है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल अपने देश से 2000 किलोमीटर दूर ये जंग लड़ रहा है, लेकिन हूथी पर मार हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा घातक है। हूथी लड़ाकों के आका के सफाई का ऑपरेशन इजराइल शुरू कर चुका है। एलात शहर पर हूथी के ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने फुल फोर्स में फाइटर ग्रुप पर हमला शुरू कर दिया है। लेटेस्ट हमले में इजराइल ने हूथी लड़ाकों का हेडक्वार्टर दहला दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के जंगी जेटों ने यमन की राजधानी सना में हूथी के 7 मिलिट्री बेस पर बमबारी की है। आईडीएफ ने बताया कि जिन 7 ठिकानों पर हमले किए गए उनमें 5 हूथी के सैन्य मुख्यालय हैं। इन अड्डों पर हूथी लड़ाकों की अच्छी खासी मौजूदगी थी। साथ ही साथ यहाँ 2 हथियार डिपो भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिए। הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החותי בצנעא במסגרת מבצע חבילה עוברת. מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החותי, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חותים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח. כמו שהבטחתי אתמול, מי שפוגע בנו इजराइल के हमले में हूथी लड़ाकों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हूथी ने दावा किया कि इजराइल के हमले में 8 की मौत हुई है। हूथी लड़ाकों के अल मसीरा टीवी ने इजराइल के हमले के बाद ये वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सना की बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अल रक्कास इलाके में इजराइल के हमले से भारी तबाही हुई है।
استهدفوا حي مدني، حي معروف عند الناس كلهم، حي الرقاء، والله ما بيفجعوا الا النساء والاطفال، ما بيزيدونا الا قوه وثبات، ونقول لنيوتنياهو والله ان احنا لا نقلع حينه. हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से हूथी लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहे हैं। ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स ने जनवरी 2025 में युद्ध विराम की बातचीत शुरू की और इसके बाद हमले रोक दिए थे, लेकिन मार्च के महीने से हूथी लड़ाकों ने फिर से इजराइल को दहलाना शुरू किया, तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। हूथी लड़ाकों के सफाई के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के अब हमले तय कर दिए हैं। बीते अगस्त के महीने में ही इजराइल ने हूथी लड़ाकों पर सबसे जोरदार प्रहार किया। सना में हवाई हमला करके इजराइल ने हूथी की टॉप लीडरशिप का सफाया कर डाला था। इजराइल की सटीक एयर स्ट्राइक में हूथी प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी के साथ कई बड़े कमांडर ढेर हो गए थे। एक झटके में कई दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने हूथी चीफ को डायरेक्ट धमकी दी थी। משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. नेतन्याहू की तमाम धमकियों और हमलों के बाद भी हूथी लड़ाके बाज नहीं आ रहे, जबकि यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख रशद अल अलीमी अपने देश को बचाने के लिए अब इंटरनेशनल गठबंधन सेना की मांग कर रहे हैं। إلى تشكيل تحالف دولي فعال من أجل استعادة أمن واستقرار اليمن، تحالف يعيد بناء المؤسسات للدولة الوطنية ويحرر البلاد من قبض الميليشيات والجماعات الإرهابية بكافة أشكالها. हूथी लड़ाके ना इजराइल से डरते हैं ना अमेरिका से। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अमेरिका ने हूथी लड़ाकों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। सुपर पावर ने हूथी लड़ाकों को कुचलने के लिए अपने जंगी बेड़े को युद्ध में उतारा था। अमेरिका ने फाइटर जेट ही नहीं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर से भी यमन पर हमला किया। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने अपना तिकोन देरागा क्लास के मिसाइल क्रूजर भी एक्टिव किए। लगातार कई क्रूज मिसाइल लॉन्च भी किए गए। ऐसे ही अमेरिका ने हिंद महासागर से जहाज की गुप्त लोकेशन से यमन पर लगातार कई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने हूथी पर पिन पॉइंट अटैक किए। अमेरिका ने हूथी लड़ाकों के खिलाफ हमला लाल सागर में कारोबारी जहाजों की रक्षा के लिए किया था। नवंबर 2023 से हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में दर्जनों मालवाहक जहाजों को टारगेट किया। ऐसे हमलों में उसने मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में ट्रंप ने ऐलान किया था ना हूथी बचेंगे ना ही उनका एंटी शिप युद्ध। मगर जब जब गाजा पर इजराइल का बम गिरा है, यमन की तरफ से उन समुद्री जहाजों को टारगेट किया गया। एक तरफ नेतन्याहू मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों से गाजा को दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूथी के रॉकेटमैन लाल सागर से होकर गुजर रहे अमेरिका, यूरोप और इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे थे। ऐसा 2023 में गाजा और इजराइल के युद्ध के बाद से लगातार होता आ रहा था। سنعطي مهلة 4 أيام. هذه المهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. यमन के हूथी विद्रोही कार्गो शिप को ज्यादा टारगेट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हूथी अकेले दम से इजराइल अमेरिका से नहीं टकरा रहा। हूथी का अघोषित आका ईरान है। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में हैं, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। लेकिन ईरान के रॉकेट और ड्रोन हूथी जमकर इस्तेमाल करते हैं। ईरान के समर्थन से ही हूथी फाइटर्स महाशक्तियों को चैलेंज देते हैं। वैसे लड़ाका ग्रुप ने अपनी ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है, जिनकी कोई काट इजराइल को तलाशने से नहीं मिल रही है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से मीटिंग से पहले ही उन्हें जोरदार झटका दिया।
ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं देने वाले हैं। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? ट्रंप ने जब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को तवज्जो दी है, उनके स्टैंड इजराइल के हक में नहीं दिख रहे। उधर ईरान भी अब खुलकर इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का ऐलान कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के 2 मिसाइल सेंटर की है। पहली है पर्शियन और दूसरी है शहराज। दोनों मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पर फुल फोर्स में काम शुरू हो चुका है। ईरान की रॉकेट फोर्स जल्द यहां से बनी मिसाइलों से लैस होने वाली है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप से एटमी डील से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि न्यूक्लियर डील ईरान के लिए हानिकारक है। در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد. ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों को धोखेबाज और हत्यारा कहकर ललकारा है। अली खामनेई ने अमेरिका इजराइल से किसी भी तरह की डील से सीधे नो कह दिया है। در همه چیز خلف وعده میکنه، در همه چیز دروغ میگه، فریب اعمال میکنه، وقت و بی وقت تهدید نظامی میکنه. اگر دستشون برسه اشخاص رو ترور میکنن، همچنانی که سردار شهید ما رو، شهید سلیمانی رو ترور کردن. اگر بتوانن از این کارها میکنن یا مراکز هسته‌ای رو بمباران میکنن. طرف یه چنین وضعیتی داره، ما با این طرف نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت. सुप्रीम लीडर अली खामनेई का रुख अब कई मुल्कों की तकदीर तय करेगा, खासकर इजराइल का, जिसे धरती से मिटाने की कसम अली खामनेई ने कई बार सार्वजनिक मंच से दोहराई है। जंग में पुतिन के खिलाफ अब नेटो ने एक बड़ा और तगड़ा मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अब उन्हें यूक्रेन जीतता हुआ दिखाई देने लगा है। रूस के खिलाफ अचानक पश्चिमी देशों की गोलबंदी ने अब पुतिन को भी अलर्ट कर दिया है और इस वक्त नेटो के 25 देशों ने पुतिन को घेरने का एक बड़ा प्लान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लग रहा है कि वो अब पुतिन से लड़ना चाहते हैं। दो धमाकों ने रूस को हिलाकर रख दिया। 2 धमाके, 2 लोकेशन और रूस के साथ अब नेटो की सबसे बड़ी टक्कर नजर आ रही है। पहला धमाका रूस में राजधानी मॉस्को से 100 किलोमीटर पश्चिम में एक मालगाड़ी ट्रक से टकरा जाती है। धमाका बहुत बड़ा होता है। हादसा है, हमला है या कोई साजिश? जांच बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा धमाका पोलैंड में नेटो के युद्धाभ्यास को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल मिल रहा है। एक बार फिर देखिए ये धमाका। पोलैंड में युद्धाभ्यास ने रूस और नेटो के बीच युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंचा दिया है। पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पोलैंड में इस युद्धाभ्यास ने नेटो के कई देशों को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का जोश भर दिया है। क्या अक्टूबर 2025 में नेटो और रूस की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है? और क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं? पोलैंड में हुए युद्धाभ्यास के दौरान ही डेनमार्क में रूस के ड्रोन की घुसपैठ की खबर है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन डेनमार्क में रेड अलर्ट है। ड्रोन की घुसपैठ के बाद
डेनमार्क के 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कई मिलिट्री अड्डे एक्टिव कर दिए गए हैं। दरअसल नेटो के युद्धाभ्यास ने डेनमार्क को हिम्मत दी है और अब डेनमार्क ने कहा है कि वो नेटो का आर्टिकल 4 लागू करने के बारे में सोच रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री लगातार यूरोप के नेताओं के संपर्क में भी बनी हुई हैं। Europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores nabolande, Sverige og Norge, og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। नेटो के अंदर आर्टिकल 4 के साथ ही आर्टिकल 5 पर भी बात होने लगी है। नेटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई सदस्य खतरा महसूस करता है तो उस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा सकती है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर ग्रुप के एक सदस्य पर भी हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी को सामूहिक रक्षा के लिए कार्रवाई भी करनी होगी। So we've seen, for example, Article 4 invoked twice in the past month. Once by Poland, after we saw like a large number of drones enter its airspace. From Russia, Russian drones enter its airspace. And then we've seen it invoked again later in September by Estonia after Russian jets entered its airspace. नेटो में हुई इस हरकत के बीच अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने रूस में पैनिक मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सैकड़ों अमेरिकी जनरलों और कमांडरों को तलब किया है। जल्द ही अमेरिका के वर्जीनिया में मरीन कोर बेस पर सबको इकट्ठा होने को कह दिया गया है। इसे अमेरिकी सेना में बहुत असामान्य सी बात कहा जा रहा है, जो पिछले 30 सालों में पहली बार हो रहा है। सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है? इन कमांडरों में सभी ब्रिगेडियर जनरल या उससे ऊपर की रैंक के अफसर हैं। यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत सभी जोन से इन कमांडरों को अमेरिका बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नल यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दिया है। ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं। I have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on that? Well, because I've been watching the way what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever, and they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. इससे पहले ग्रीनलैंड में अमेरिका और नेटो बड़ा इशारा कर चुके हैं। आर्कटिक लाइट 2025 में नेटो के कमांडो दस्तों ने अपनी तैयारी दिखाई है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक ग्रीनलैंड के पास 5 देशों के सैकड़ों सैनिक जमा हुए हैं। ये है अगस्टा वेस्टलैंड का EH-101 हेलीकॉप्टर, जिससे कमांडो एक जंगी जहाज पर उतर रहे हैं। मिशन है दुश्मन के जहाज पर कब्जा। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे आर्कटिक लाइट 2025 युद्धाभ्यास में इन 5 देशों के 550 सैनिक जमा हुए हैं।
10 दिन के इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों का साथ आना साफ साफ रूस को चैलेंज है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी आर्कटिक में युद्ध लड़ने की तैयारी है। जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के साथ नेटो बता रहा है कि यूक्रेन के बाद कोई मोर्चा खुला तो आर्कटिक में रूस के दावों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ग्रीनलैंड पर अचानक अमेरिका की नजर पड़ी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और इलाकाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो कमांडर भी चाहते हैं कि अमेरिका अब यहाँ पर दखल बढ़ाएगा और लगातार युद्धाभ्यास करे। They can do that. It's part of the 51 treaty that they have the possibility to expand their activities up here if they want to or need to, and I don't think that would be a problem. नेटो अचानक ग्रीनलैंड में इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि पुतिन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। ज़पाद 2025 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन दागी है। पुतिन ने इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए लोकेशन भी ग्रीनलैंड के पास ही चुनी है। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया कि नेटो से अब आमने सामने के युद्ध के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग एक बार फिर देखिए, कैसे रूस की नौसेना मिसाइल फायर करने के लिए तैयार होती है। बैरेंट्स सागर में रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोलोव मौजूद है। इसके क्रू को ऑर्डर मिलता है कि मिसाइल फायर की जाए। काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1 और फायर। ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्च होती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। रूस की ज़िरकॉन मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। ज़िरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह जमीन से 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। इस मिसाइल में 400 किलो का वॉरहेड लगा हुआ है, यानी इसके टारगेट का बचना नामुमकिन हो